दोस्तों, नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है। अगर आप लोगों ने इस कहानी को कहीं और भी पढ़ा सुना है तो प्लीज़ वो भी बताना, क्योंकि फिर कहानी अपलोड करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा सुना होगा, मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। अर्नव, जो कि मुंबई शहर का गैंगस्टर है, बड़े बड़े मंत्री भी उससे डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिमला की वादियों में पली बड़ी अद्रिका, जहां अर्नव को नफरत है भगवान के नाम से, वहीं अद्रिका हर हर पल हर वक्त भगवान का नाम जपती है। एक तरफ अगर समंदर है तो दूसरी तरफ पहाड़। दोनों की सोच में, रहन सहन में, हर तरीके में एक दूसरे के विपरीत हैं। जहाँ अर्नव के मन में पूरे जहान के लिए नफरत भरी पड़ी है, सिवाय एक इंसान के, और वो है सिया, उसकी भांजी। और वहीं है आद्रिका, जो हर एक से प्यार से पेश आती हैं। जहाँ अर्नव लोगों को डराना रुलाना जानता है, वहीं आद्रिका लोगों को हंसाना जानती है। क्या हो पाएगा दोनों का मिलन? देखते हैं। शेखावत पैलेस। पूरी मुंबई में इसकी कीमत अरबों में है। लोग यहाँ आना भी अपनी अच्छी किस्मत समझते हैं। पैलेस दाएं बाएं और पीछे अलग अलग तरह के फूलों के बगीचों से घिरा हुआ है। पैलेस के अंदर जाने के लिए भी एक लंबा रास्ता है। पूरे रास्ते में दाएं बाएं फूल ही फूल हैं। फिर आता है एक बड़ा सा मैदान। पैलेस के अंदर सब कुछ इम्पोर्टेड है। बड़े बड़े झूमर, फर्नीचर, कारपेट, सब कुछ अनमोल है। सुबह के 5:30 बज रहे थे। एक लड़का उठा। उसने सिर्फ एक पजामा पहना था, बिखरे हुए बाल, काली गहरी आँखें जिसमें दुनिया जहान के लिए नफरत भरी है, गोरा रंग, सुर्ख लाल होंठ। उसने अपने बाल सही किए, वो सीधा बाथरूम में घुस गया। 15 मिनट बाद वो ट्रैक सूट पहने निकला। वो अपने कमरे से निकला और अपने कमरे के पास के कमरे में गया। वहाँ बेड पर एक 5 साल की बच्ची सो रही थी। वो लड़का उसे देख मुस्कुरा दिया। उसने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे से होंठ लगा दिया। फिर उसके ऊपर अच्छे से कंबल देकर वो उसके कमरे से बाहर निकला। वो नीचे आया तो एक नौकर ने उसे एक बोतल दे दी। वो लड़का बोला, नितेश, आज सिया का जन्मदिन है तो आज का खाना मैं बनाऊंगा, तुम लोग शाम के लिए तैयारी करो। नीतीश ने सिर हिला दिया। वो लड़का मैदान में चला गया और जॉगिंग करने लगा। आइए मिलते हैं हम इस लड़के से, अर्नव सिंह शेखावत। प्यार से या डर से सब इसे शेखावत साहब कहते हैं। अर्नव 24 साल का एक नौजवान है। गुस्सा हमेशा इसकी नाक पे रहता है। हर चीज़ इसे परफेक्ट चाहिए। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो मानो किसी की सामत आई। अर्नव के परिवार में सिर्फ उसकी भांजी है सिया, जिसके लिए वो जी रहा है, वरना कब का खुद को उसने मार दिया होता। वो जो बच्ची थी वही थी सिया। अर्नव के परिवार के साथ क्या हुआ ये हम बाद में जानेंगे। इसके कुछ दोस्त हैं जो इनके गैर कानूनी कामों में इसका साथ देते हैं। अली, विशाल, शंकर और जूलिया। 1.5 घंटा जॉगिंग के बाद वो पैलेस के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो सीधा नहाने गया। नहाने के बाद वो किचन में गया। किचन में जाकर उसने सभी नौकरों को बाहर भेज दिया। किचन की ओर खुद सिया और अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। नाश्ता बनाते बनाते उसे 9:30 बज गए। उसने एक नौकर से कहकर सब कुछ टेबल पर लगवाया और खुद सिया को उठाने चला गया। उसने सिया के चेहरे पे हाथ फेरा और कहा, सिया, सिया। सिया ने आंखें खोली। अर्नव ने उसकी खुलती आंख देखकर कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी सिया। सिया उसके गले लग गई और बोली, थैंक यू मामू। फिर वो अलग हुई और उसके आगे हाथ करके बोली, मेरा गिफ्ट। अर्नव ने उसकी छोटी सी नाक हल्के से खींचते हुए कहा, पहले नहा कर आओ। सिया तो नहाने चली गई। शिमला शहर, पर्वत कॉलोनी, काल्पनिक नाम पर्वत कॉलोनी एक पर्वत पर ही थी। वहाँ से शिमला शहर बहुत ही खूबसूरत दिखता था। उसी कॉलोनी की जयश्री भवन से आरती की आवाज़ें आ रही थी। आइए झांकते हैं जयश्री भवन में। बहुत ही साधारण सा घर था। घर के अंदर आते ही दाईं तरफ हॉल था और बाईं तरफ डाइनिंग टेबल और साथ ही में किचन। सामने ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ थी। नीचे सीढ़ियों से लगता एक कमरा था और 2 कमरे ऊपर थे।
हॉल के बाईं तरफ एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक औरत आरती कर रही थी और बार बार ऊपर की तरफ देख रही थी। आरती को ख़त्म कर उन्होंने पूजा की थाली उठाई और ऊपर चली गई। उन्होंने ऊपर दोनों कमरों में से एक कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने खोला नहीं। उन्होंने फिर खुद ही खोला तो कमरे के अंदर आते ही उनका पैर किसी चीज़ पर पड़ा। उन्होंने नीचे देखा, लेकिन कमरे में गुप्त अंधेरा था। पर्दा भी ऐसे लगा था कि सूरज की किरणें कमरे में जा ना सकी। उस औरत ने जो आरती की थाल में दिया था उसकी रोशनी से स्विच बोर्ड ढूंढ कर लाइट जलाया तो कमरे का हर्ष देख उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। पूरे कमरे में कपड़े, सारा सामान अस्त व्यस्त था। उस औरत ने आरती की थाल वहाँ पड़ी एक टेबल पर रखी और पर्दा हटाया तो सूरज की किरणें सीधा कमरे में पड़ी। उन्होंने फिर बेड की तरफ देखा जिस पर एक गद्दे पे किताबें पड़ी थी और दूसरी तरफ कोई सो रहा था। उसने पूरी की पूरी रजाई से अपने आप को सिर से पांव तक ढक रखा था। वो औरत जाकर उसके पास बैठी और उसे उठाने के लिए जैसे ही उसने रजाई हटाई तो पाया कि उस तरफ पैर है। ये देख उसने कहा, पूरी की पूरी उल्टी है ये लड़की। वो फिर दूसरी तरफ होकर बैठी और उन्होंने रजाई हटाई। एक लड़की सोई हुई थी पेट के बल। उस औरत ने उसे उठाते हुए कहा, आदि आदि उठ बेटा, बेटा उठ जा, आज तेरा एग्ज़ाम है, आज भी लेट होना है क्या? वो लड़की थोड़ा कसमसाई और हल्की आवाज़ में बोली, बस 2 मिनट माँ। वो औरत खड़ी हुई और उसके ऊपर से रजाई हटाते हुए बोली, 2 क्या, आधा मिनट भी नहीं। वो चिढ़कर उठकर बैठ गई। उसके सारे डार्क ब्राउन बाल चेहरे पे आ गए। उसने उन्हें अपने हाथों से साइड किया। समंदर की तरह गहरी नीली आँखें जिनमें कोई भी डूबना चाहता हो, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। गोरी तो वो थी ही, लेकिन हल्का हल्का गुलाबी रंग भी था। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए कहा, कितना टाइम हुआ है? वो औरत टेबल से आरती की थाल उठाते हुए बोली, 10 बज रहे हैं। वो लड़की अपने मुंह पे हाथ रख कर बोली, माँ, मेरा एग्ज़ाम इवनिंग टाइम में होगा। वैसे भी पूरी रात पढ़ रही थी और अब आपने इतनी जल्दी उठा दिया। वो औरत उसके सामने आरती की थाल लेकर खड़ी हो गई तो उस लड़की ने आंखें बंद कर आरती ली। उस औरत ने उसके गाल को फिर प्यार से छुआ और कहा, बेटा, तुमने अभी रीड भी लेना है, अगर जितना सोना हो सो लेना। बेटा, तुम्हें अभी रीड भी करना है, आकर जितना सोना है सो लेना। और ये बताओ, कमरे की इतनी बुरी हालत क्यों की है? ऐसा लग रहा है जैसे रात को सिर्फ तुम्हारे कमरे में भयंकर भूकंप आया हो। उस लड़की ने दांत दिखाते हुए कहा, वो मुझे मेरी एक बुक नहीं मिल रही थी तो उसे ढूंढने के चक्कर में ये सब हो गया। ये सुनकर उस औरत ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, हे शिव जी, मेरी बच्ची को कृपया कर सद्बुद्धि बख्श दीजिए। इतना बोल वो चली गई, लेकिन जाते जाते बोली, मुझे तेरा कमरा 1 घंटे के अंदर साफ़ सुथरा चाहिए। उनकी बात सुनकर वो लड़की उठी और लग गई अपने काम पर। तो आइए अब मिलते हैं इस लड़की और इस औरत से। ये जो औरत थी ये हैं जयश्री शर्मा। जयश्री सरकारी स्कूल में रसायन शास्त्र की अध्यापिका हैं और ये लड़की है आद्रिका शर्मा। आद्रिका MBA के आखिरी साल में है। इसकी उम्र 21 साल है। आज से उसके इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। आद्रिका पढ़ने के साथ साथ एक कैफ़े में मैनेजर का भी काम करती है। आद्रिका हर शनिवार रविवार एक अनाथ आश्रम में जाती है अपनी माँ के साथ। जयश्री के पति एक राज हैं जिनका पता सिर्फ जयश्री को है। आद्रिका को उसने ये बताया है कि वो मर चुके हैं, लेकिन सच क्या है ये तो सिर्फ जयश्री जानती है। आद्रिका की सिर्फ एक दोस्त है, प्रियंका, जो कि अनाथ आश्रम की मालकिन सीमा की बेटी है। वहीं दूसरी तरफ शेखावत पैलेस में सिया और अर्नव डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अर्नव अपने हाथों से सिया को खाना खिला रहा था। सिया भी खुशी से खा रही थी। खाना खाने के बाद दोनों हॉल में बैठ गए। अर्नव ने सिया से पूछा, तो बताओ क्या गिफ्ट चाहिए आपको? सिया ने अपने माथे पे हाथ रख कर कहा, ओहो मामू, गिफ्ट कहने से नहीं दिया जाता है।
अपने आप से दिया जाता है। उसकी बात सुनकर अर्नव मुस्कुरा दिया और बोला, अरे वाह, मेरी सिया तो बहुत अच्छी बातें करने लगी है। सिया ये सुनकर मुंह बनाकर बोली। आफी ने गौर नहीं किया। तभी दरवाजे की तरफ से शोर की आवाज़ आई। दोनों ने उस दिशा में देखा तो वहाँ अली, विशाल, शंकर और जूलिया खड़े थे। तोहफे और गुब्बारों को देखकर सिया दौड़ती हुई उनके पास चली गई और खुशी से उछलने लगी। चारों ने सभी तोहफे उसे दिए। सिया के चेहरे से खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे इतना खुश देख अर्नव के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। और ये सिर्फ सिया के साथ ही होता था, वरना तो महाशय हमेशा सीरियस मोड में ही रहते हैं। विशाल ने सिया को गोद में उठा लिया और सभी नौकर गुब्बारे और गिफ्ट्स सिया के कमरे में ले गए। सभी अर्नव के पास आकर बैठ गए। सिया विशाल की गोद से उतरी और अर्नव के पास चली गई और बोली, मामू, विशु मामू, अली मामू, शंकर मामू और जूली मासी, सभी ने मुझे गिफ्ट दे दिए, लेकिन आपने नहीं दिया। अर्नव ने उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, तो मेरी डॉल को क्या चाहिए? सिया ने उसे देखते हुए पूछा। आप पक्का दोगी? अर्नव ने कहा, आज तक जो मामू की सिया ने मांगा है उसे मिला है, तो ये भी मिलेगा। कहो क्या चाहिए? सिया ने उसके गले में बाहें डालकर कहा। सभी के पास मम्मा पापा हैं, मुझे भी मम्मा पापा चाहिए। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोली। दूसरी तरफ आद्रिका ने जयश्री के कहे मुताबिक अपना पूरा कमरा साफ कर लिया था। वो नहा धोकर नीचे चली गई। वो सीधा किचन में गई और बोली, माँ क्या बनाना है? जयश्री बोली, साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, तू जाकर बैठ, मैं आती हूँ लेकर। आद्रिका जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। कुछ देर में जयश्री ब्रेकफास्ट लेकर आई और दोनों नाश्ता करने लगी। सिया की बात सुन अर्नव ने खुद को संभाला और कहा, मम्मा पापा तो सभी के पास होते हैं, लेकिन मेरी सिया तो स्पेशल है, तो उसके पास उसके स्पेशल मामू हैं। सिया ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे मम्मा पापा चाहिए। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि वो सिया को कैसे समझाए। तभी जूलिया आगे आई और उसने सिया को गोद में उठाकर कहा, हमारी सीयू के पास तो पापा हैं। सब उसे असमंजस की स्थिति में देखने लगे और सिया ने मासूमियत से कहा, कहाँ हैं? मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? जूलिया ने बैठकर कहा, पापा कौन होते हैं? जो आपकी सारी विशेष, सारी जिद पूरी करें, आपको स्कूल छोड़कर आएँ और लेने जाएं, आपके साथ खेलें और आपको बहुत प्यार करें, तो आपके मामू वही सब तो कहते हैं, तो हुए ना वो भी आपके पापा। ये सुनकर सिया ने अपने माथे पे हाथ रख कर कहा, ओहो, मैं भी कितनी बड़ी बुद्धू हूँ। लेकिन तभी अचानक से, लेकिन मम्मा नहीं है। सिया की पहली बात सुनकर तो सभी मुस्कुरा दिए, लेकिन दूसरी बात सुनकर सबके चेहरे से मुस्कान चली गई। सिया बोली, मामू, मम्मा कहाँ हैं? लेकिन तभी वहाँ सिया की आशा आ गई। उसे देख शंकर बोला, सियू देखो, आशा दीदी आ गई। आशा को देख वो दौड़कर उनके पास चली गई। अर्नव ने उसे सिया को वहाँ से ले जाने का इशारा किया तो आशा सिर हिलाकर सिया को अपने साथ लेकर रूम में चली गई। उनके जाने के बाद विशाल ने अर्नव से कहा, भाई देख, सिया को एक माँ की ज़रूरत है, तू शादी कर ले। अली उसका साथ देते हुए बोला, हाँ भाई अर्नव, तू शादी कर ले, इसी बहाने तुझे भी ज़िंदगी में सुख दुख बांटने के लिए कोई मिल जाएगा और सिया को भी माँ मिल जाएगी। शंकर ने भी विशाल और अली का साथ दिया, लेकिन वहीं जूलिया ने कहा, अगर उसे शादी नहीं करनी तो ना करे, क्यों तुम लोग उसे इतना फोर्स कर रहे हो? सब उसकी इस बात के पीछे छिपी वजह को जानते थे। खैर, शंकर ने कहा, डिसाइड तुझे ही कहना है। अर्नव कुछ नहीं बोला। विशाल कहता है, वो जो डायमंड वाले क्लाइंट्स थे, वो चाहते हैं कि हम खुद उनसे मिलने जाएं। अर्नव ने आंखें बंद करके कहा, उन्हें कहो कि अर्नव सिंह शेखावत किसी से मिलने नहीं जाता, बल्कि सब खुद उससे मिलने आते हैं। विशाल ने कहा, वो मानने को तैयार नहीं है। अर्नव ने खींच कर कहा, कहाँ जाना है? विशाल उसे गौर से देखते हुए बोला, शिमला। शिमला का नाम सुनकर अली, शंकर और जूलिया हैरानी से उसे देखने लगी। वहीं अर्नव ने भी झट से आंखें खोल ली और कहा, पगला गया है क्या?
जानता है ना, शिमला का नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। ये वही शहर है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना। नफरत है मुझे शिमला शहर के नाम से। विशाल कहता है, हमसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन ये डील बहुत ज़रूरी है। अगर ये डील ना हुई ना अर्नव, तो आगे किसी भी डील लेने के लिए हमें बहुत मुश्किलें आएंगी। बस 4 दिन के लिए ही तो जाना है, और इसी बहाने हम लोग सिया को भी घुमा लाएंगे, और सिया के दिमाग से मामाली बात भी शायद निकल जाए। अर्नव ने कुछ देर बाद सोचकर सिर हिला दिया तो सब खुश हो गए। अर्नव कहता है, तुम लोग प्लीज़ यहाँ की तैयारियाँ देख लो, मुझे सिया के साथ शॉपिंग के लिए जाना होगा। सभी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। शाम 7 बजे शेखावत पैलेस, पूरा शेखावत पैलेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बड़े बड़े मंत्री, बिजनेसमैन, एक्स्ट्रा सब वहाँ मौजूद थे। शंकर, विशाल, अली और जूलिया अर्नव की जगह सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे, क्योंकि अर्नव रेडी हो रहा था। अर्नव कुछ देर में तैयार होकर सिया के कमरे में गया। आशा सिया को तैयार कर रही थी। सिया लगभग तैयार थी, बस आशा उसे सैंडल पहना रही थी। अर्नव कहता है, आशा तुम जाओ, ये मैं कह दूँगा। आशा चली गई। अर्नव सिया को सैंडल पहनाने लगा। सिया बोली, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं मामू। अर्नव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसकी नाक खींचते हुए बोला, आप भी बहुत क्यूट लग रही हो सिया। अर्नव ने सिया को सैंडल पहना दिया और उसे गोद में उठा लिया। वो शीशे के सामने खड़ा हुआ। तभी सिया बोली, आपको पता है मेरी एक फ्रेंड है ना, रीति, उसे उसके पापा ने ऐसे गोद में उठाता है। सॉरी, उसे उसके पापा भी ऐसे गोद में उठाते हैं, और साथ में उसकी मम्मा खड़ी थी। उन्होंने वैसे फ़ोटो खींची है, उसने मुझे दिखाई भी। ये सुनकर अर्नव समझ गया कि वो क्या कहना चाहती हैं। उसने अपना फ़ोन निकाला और शीशे के सामने खड़ा होकर जैसे ही सिया के साथ फ़ोटो लेने लगा, सिया ने टोक दिया, जब मम्मा आएंगी तभी फ़ोटो खींचेंगे। ये सुनकर अर्नव ने फ़ोन वापस रख लिया। फिर वो सिया को गोद में उठाई बाहर चला गया। दोनों सीढ़ियों पर थे। स्पॉटलाइट उन्हीं पर थी। उनके आने पे सभी लोग तालियां बजाने लगे। सभी लड़कियों की नज़र अर्नव पर ही टिकी हुई थी। अर्नव ने नेवी ब्लू कलर का आसमानी सूट पहना था। उसके बाल उसके माथे को छू रहे थे। सभी लड़कियां तो बस उसी को ताड़ने में बिजी थी। सिया ने भी नेवी ब्लू कलर की फ्रिल फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। दोनों नीचे आए तो सभी आगे बढ़कर अर्नव और सिया को विश करने लगी। अर्नव ने एक पल भी सिया को गोद से नीचे नहीं उतारा। शंकर, अली, विशाल और जूलिया बार बार सेक्शन में बैठे उन दोनों को देख रहे थे। जूलिया की नज़रें अर्नव पर टिकी हुई थी। ये बात अली, शंकर और विशाल ने नोटिस कर ली थी। अली बोला, जूली, वो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देता, तो क्यों तुम उस पर ही रुकी हुई हो। जूलिया ने अपनी नज़रें अर्नव से हटाई और उन्हें देखते हुए कहा, आई लव हिम, और मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन वो भी मुझसे ज़रूर प्यार करेगा। उसे करना पड़ेगा। शंकर ने वाइन के गिलास से सिप लेते हुए कहा, अगर उसकी नज़र किसी और लड़की पे ठहर गई तो। जूलिया ने इसे घूरते हुए कहा, तो उस लड़की को मार दूँगी। अर्नव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इतना बोल वो वहाँ से उठ कर चली गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर झटक दिया। वहीं दूसरी तरफ शिमला में आद्रिका एग्ज़ाम पेपर देकर घर पहुँच चुकी थी। उसे देख जयश्री बोली, कैसा गया एग्ज़ाम। आद्रिका सोफे पे पसरते हुए बोली, ठीक ही हुआ, आप प्लीज़ चाय बना दो। जयश्री ने उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहा, तो फ्रेश होकर आ, फिर मैं चाय बना देती हूँ। आद्रिका सिर हिलाकर चली गई। शेखावत पैलेस, सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। कुछ ही देर में केक कट हुआ और उसके 1 घंटे बाद पार्टी खत्म हो गई। सभी गेस्ट्स के जाने के बाद अर्नव ने देखा कि सिया को अब नींद आ रही है, तो उसने आशा को इशारा किया। आशा सिया को कमरे में ले गई। अर्नव ने शंकर, अली, जूलिया और विशाल से कहा, हम लोग कल शाम को ही शिमला के लिए निकलेंगे, सब तैयार रहना। चारों ने सिर हिला दिया। शंकर बोला, रहेंगे कहाँ। जूलिया बोली, 2 दिन के लिए तो जाना है, तो होटल में ही रह लेंगे। तभी अर्नव बोला, नहीं, सिया को
सिया को फिर लेकर जाने का क्या फ़ायदा होगा, उसे घुमाना भी है और मैं होटल में रहना नहीं चाहता। शंकर, तू वहाँ कोई घर का बंदोबस्त कर 1-2 हफ्तों के लिए। 1-2 हफ्तों की बात सुन चारों आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी। अली आगे आया। उसने अर्नव का माथा अपने हाथ के पिछले हिस्से से छुआ और कहा, तबीयत तो ठीक है। अर्नव ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कब कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? विशाल कहता है, लेकिन तेरी बातों से लग रहा है जो इंसान शिमला में एक दिन 1 सेकंड भी ना रहे, वो कह रहा है कि 1-2 हफ्ते रहना है। अर्नव ने अपने बालों में हाथ घुमाया। उसकी आंखों में नफरत देखी जा सकती थी। वो बोला, कुछ हिसाब बाकी है उस शहर से, वो पूरा करना है। चारों ने सिर हिला दिया। चारों वहाँ से चले गए और अर्नव भी अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ शिमला में अपने घर पर आद्रिका पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके कमरे में दस्तक हुई तो वो बोली, आ जाइए। कमरे में जयश्री दाखिल हुई। उनके हाथ में कॉफ़ी का कप था। वो उसकी साइड टेबल पर रखी और फिर कमरे को देखने लगी। सोफे पे आद्रिका के वो कपड़े पड़े थे जो उसने एग्ज़ाम देकर आकर उतारे थे। स्टडी टेबल पर सारी किताबें बिखरी पड़ी थी और बेड पर एक साइड किताबें, दूसरी तरफ खुद बैठी थी। जयश्री ने जब अपनी नज़र आद्रिका पे डाली, जिसे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो मस्त अपना पढ़ाई कर रही थी। जयश्री ने अपना सिर हिलाया और जाकर उसके सोफे से कपड़े उठाकर बाथरूम के दरवाजे के पीछे लटका दिया। फिर वो स्टडी टेबल के पास गई और उन्होंने सारी किताबें सही की। फिर वो जैसे ही कमरे के बाहर जाने लगी, उनके कानों में इतनी खामोश बैठी आद्रिका की आवाज़ टकराई, माँ, आप फिर भूल गई कि कल पापा की बरसी है। ये सुनकर जयश्री के कदम ठिठक गए। आद्रिका अपनी जगह से उठी। उसने अपनी माँ को अपनी तरफ घुमाया और कहा, माँ, पापा को गए 15 साल होने वाले हैं और हर साल आप उनकी बरसी कैसे भूल जाती हैं? जयश्री ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और तू है ना याद कराने के लिए। आद्रिका ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जयश्री ने ये कहकर रोक दिया कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे। आद्रिका वापस पढ़ने बैठ गई और जयश्री कमरे से बाहर निकली। उसने मन ही मन कहा, कल का दिन तो मैं भी कभी नहीं भूल सकती ज़िंदगी में। कल ही के दिन तो मुझे उनकी वो काली सच्चाई का पता लगा था। 15 साल पहले की वो रात अभी तक मेरे जहन में है। उस दिन अगर इतना ठोस कदम ना उठाती तो शायद मैं और मेरी बच्ची भी उन माँ बेटी की तरह। उन्होंने अपना सिर झटका। वो चलते चलते नीचे पहुँच चुकी थी। उन्होंने मंदिर में रखी शिव पार्वती की मूर्ति की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, अपना हाथ कृपया मेरी बेटी पर बनाए रखें और उसे इतना मजबूत बना दीजिएगा कि वो किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि मैं जानती हूँ वो आएगा, वो ज़रूर आएगा मुझसे मेरी बच्ची को छीनने। वो ज़रूर आएगा। वो फिर कमरे में चली गई। सुबह 6 बजे शिमला पर्वत कॉलोनी जयश्री भवन। जयश्री आरती कर रही थी और आज के दिन आद्रिका भी उनके साथ खड़ी थी। आरती करके जयश्री आद्रिका को आरती देती हैं और फिर दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं। हॉल में कुछ सामान रखा हुआ था। हॉल में कुछ सामान रखा हुआ था। अनाज, कपड़े और कंबल थे। जयश्री बोली, कैब कब तक आएगी? आद्रिका ने अपना फ़ोन चेक किया और कहा, बस आ ही रही है। कुछ देर में कैब आ गई। ड्राइवर की मदद से सारा सामान उसने गाड़ी में रखा और फिर मंदिर की ओर चली गई। मंदिर पहुंचकर उन्होंने सामान वहां रखवाया और फिर पूजा की। आद्रिका ने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, हे महादेव, मैं आज से सिर्फ अपनी माँ की खुशी मांगना चाहती हूँ। पापा के जाने के बाद माँ ने ही मुझे संभाला है। मेरे सारे नकली झेले हैं। मैं सिर्फ अपनी माँ की खुशी चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जयश्री ने हाथ जोड़कर एक नज़र आद्रिका को देखा और फिर महादेव की मूर्ति की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, हे कालों के काल महाकाल, आपसे मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ और वो है मेरी बेटी की सफलता। मेरी बेटी को सफलता प्राप्त कराने में पूरा सहयोग दीजिएगा। मैं जानती हूँ इस सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा कौन है। उस कांटे को कृपया इस मेरी बेटी के
पैरों में चुभने ना दीजिएगा, क्योंकि वो कांटा कितना जहरीला है ये आपसे बेहतर कौन जानता है। उस कांटे की वजह से मेरा अमृत भरा प्यार खत्म होने की पूरी संभावना है। हर हर महादेव। पूजा पूर्ण करने के बाद दोनों बाहर गई। जयश्री गरीबों में अनाज बांटने लगी और आद्रिका कंबल और कपड़े सब कुछ बांटने के बाद दोनों माँ बेटी घर की ओर चली गई। दोनों रिक्शे से घर आई। पर्वत कॉलोनी के बाहर रिक्शे वाले ने रिक्शा रोका। जयश्री ने उसे पैसे दिए और फिर दोनों कॉलोनी के अंदर गई। अंदर आते ही उन्हें उनकी पड़ोसन विमला मिल गई। विमला दोनों को देखकर बोली, अरे सुबह सुबह कहाँ से आ रही है माँ बेटी की जोड़ी। जयश्री बोली, वो मंदिर गए थे। विमला कहती हैं, अच्छा, अरे हाँ, वो तुम्हारे घर पर एक पार्सल वाला आया था। ये सुनकर आद्रिका ने असमंजस संग की स्थिति में कहा, पार्सल वाला। उसने अपनी कलाई पे बंधी घड़ी देखी तो 7:30 बज रहे थे। इतनी सुबह कौन सा पार्सल आया। विमला बोली, मुझे भी हैरानी हुई। मैंने भी उससे पूछा तो वो कुछ नहीं बोला और पार्सल पकड़ा कर चला गया। बहुत ही अजीब आदमी था। ये सब सुनकर जयश्री की धड़कनें बढ़ गई। उसने मन ही मन कहा, जिसका डर है वो ना ही जाए। महादेव, अभी अभी तो दुआ की और अभी से ही मेरी बच्ची के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। विमला ने कहा, तुम लोग घर चलो, मैं योगेश के हाथों से भेज देती हूँ पार्सल। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों अपने घर की तरफ चली गई। घर के अंदर आते ही आद्रिका ने कहा, इतनी सुबह कैसा पार्सल होगा। जयश्री ने कहा, तू ज़्यादा ध्यान मत दी, तू बस अपनी परीक्षा की तैयारी कर। कब है अगली परीक्षा। आद्रिका कहती है, 3 दिन बाद। जयश्री ने कहा, जब तक नाश्ता तैयार करती हूँ तब तक तू ऊपर साफ़ सफाई कर। और हाँ, अगर तेरे कमरे में मुझे कुछ भी अस्त व्यस्त मिला ना तो देख लेना। आद्रिका सिर हिलाकर चली गई। उसके जाने के बाद योगेश आ गया। योगेश ने कहा, जयश्री आंटी। जयश्री किचन से निकली। योगेश के हाथ में पार्सल दी। जयश्री की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने एक नज़र ऊपर देखा जहाँ आद्रिका के कमरे का दरवाज़ा बंद था, जिसका साफ मतलब था कि वो कमरे में है। जयश्री ने जल्दी से पार्सल लिया और योगेश चला गया। जयश्री ने पार्सल अपने कमरे की अलमारी के लॉकर में रख दिया। फिर वो वापस नाश्ता तैयार करने में लग गई। 1 घंटे बाद नाश्ता तैयार हुआ था। जयश्री ने आद्रिका को बुलाया। आद्रिका आई। दोनों साथ नाश्ता करने लगे। आद्रिका ने पूछा, योगेश ने पार्सल नहीं दिया। जयश्री ने नाश्ता करते हुए कहा, किसी की शरारत थी, कुछ भी नहीं था पार्सल में। ये सुनकर आद्रिका ने कहा, आजकल के लोग भी ना, ऐसा भी भला कोई शरारत करता है। जयश्री इस पर कुछ नहीं कहती हैं। दूसरी तरफ मुंबई में अर्नव और सिया ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अर्नव उसे अपने हाथों से खिला रहा था। अर्नव ने फिर कहा, सिया, आपको पता है आज हम कहीं जा रहे हैं। सिया ये सुनकर खुश होकर बोली, कहाँ जा रहे हैं हम मामू। अर्नव ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं बताऊँगा। सिया ने मासूमियत से कहा, क्यों। अर्नव कहता है, पहले पापा कहो। सिया ने कहा, पापा तो मैं तब कहूँगी जब मम्मा आएंगी। आप बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं। अर्नव उसकी बात सुनकर थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव बदल लिए और कहा, हम लोग आज शिमला जाएंगे। ये सुनकर सिया खुश हो गई और बोली, शिमला मामू, वहाँ तो स्नोफॉल होती है ना। अर्नव ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सिया बोली, कब जाना है। अर्नव कहता है, आज शाम। सिया खुशी से अपनी कुर्सी से उठी और उछलने लगी। उसे इतना खुश देख अर्नव भी खुश हो गया। शाम 7 बजे अर्नव, विशाल, जूलिया, अली और शंकर सिया के साथ गोवा के लिए निकल गए। उन्होंने 2 गाड़ियाँ की हुई थी। एक गाड़ी में अर्नव, सिया और अली थे तो दूसरी में जूलिया, शंकर और विशाल। जूलिया अर्नव के साथ जाना चाहता था, लेकिन अर्नव को अली के साथ बात करनी थी अकेले में, तो उसने अली को
अपने साथ बिठा लिया। अली ड्राइव कर रहा था और अर्नो और सिया पीछे बैठे थे। सिया खिड़की के बाहर देखने में व्यस्त थी और अर्नो आंखें बंद की पीछे सीट से सिर टिकाकर किसी गहरी सोच में था। अली ने जब मिरर में से उसे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ बॉस, सब कुछ ठीक है ना? अर्नो ने अपनी आंखें खोली। उसने एक नज़र सिया को देखा, फिर अपनी पैसेंजर सीट पर पड़े हेडफोन उठाए और अपना फ़ोन निकाला। उसने सिया से कहा, सिया आप ये लो हेडफोन और मेरा फ़ोन और कार्टून देख लो। सिया मुस्कुराते हुए ले लेती है। जब वो हेडफोन लगा लेती है तो अर्नो अली से बोला, मैं सिया की डिमांड के बारे में सोच रहा हूँ। अली कहता, मैं सिया की डिमांड के बारे में सोच रहा हूँ अली बोला, बॉस सिया जो मांग रही है वो डिमांड नहीं बल्कि एक एहसास है। ऐसा एहसास जो हर बच्चा चाहता है। कौन है जो माँ का प्यार नहीं चाहेगा? अर्नो बोला, जानता हूँ यार, लेकिन तू जानता है मैं शादी नहीं करना चाहता। अली कुछ सोच कर बोला, आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, एक ऐसी लड़की ढूंढ लो जो सिर्फ और सिर्फ सिया का ख्याल रखे। अर्नो बोला, मतलब एक आया जो कि आशा है, और वैसे भी सिया बड़ी होकर क्या सवाल जवाब नहीं करेगी? अली ने कहा, बॉस फिर तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सिया भी अपनी जगह गलत नहीं है। अर्नो ने सिर हिला दिया। अली ने फिर कहा, बॉस वैसे एक लड़की है जो सिया का ख्याल भी रख सकती है और आप उसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे। अर्नो ने कहा, कौन? अली बोला, जूलिया। ये सुनकर अर्नो ने कहा, मैं जूलिया की फीलिंग्स से पूरी तरह अवगत हूँ, लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्शन है और जूलिया मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। वैसे भी एक्सेप्ट मैं करूं या ना करूं, सिया को करना होगा और सिया जूली को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तू तो जानता ही है, जब भी जूली मेरे करीब खड़ी होती है सिया का क्या हाल होता है। अली हंसते हुए सिर हिला देता है। दोस्तों, कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़, अभी गए नहीं हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। आप लोगों के जितने लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन दिखेंगे मुझे, उतनी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी, वरना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आँखों में नींद भरी हुई है, ज़बरदस्ती आँखें खोल करके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ समझने की कोशिश किया करिए फ्रेंड्स। कहानी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।